Myself, KK Mehta, civil engineer, DVC, experience of 12 years in the field of construction and maintenance of power plant. Done my master degree from IIT Durgapur. In the last lecture, we have seen the introduction part of design of RCC structures. And today in this lecture, we will be discussing about the design of singly reinforced beam by WSM means वर्किंग स्ट्रेस मेथड. सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था, लाइक कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने हमारे कोड में डिफाइंड किए गए हैं, कौन से ग्रेड मुझे यूज़ करनी है, ग्रेड ऑफ स्टील कौन कौन से ग्रेड्स ऑफ स्टील हैं जो मुझे यूज़ करना है, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारे पास जो मेथड्स हैं डिज़ाइन करने के लिए वो 3 मेथड्स हैं. वन इज़ द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, द ओल्डेस्ट मेथड, द सेकंड वन इज़ द अल्टीमेट लोड मेथड एंड थर्ड वन इज़ द लिमिट स्टेट मेथड. तो इन तीनों मेथड्स में पहले हम लोग जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय WSM. तो हम लोगों को पता है कि प्लेन सीमेंट जो कंक्रीट है PCC इज़ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग द टेंसाइल लोड. वो टेंसाइल लोड नहीं ले सकता है. इसी वजह से और बीम जब बनाएंगे तो वहाँ तो टेंशन का भी लोड आएगा और कंप्रेशन का भी लोड आएगा. इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी. रीइंफोर्स का मतलब हो गया स्टिल. बीम को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही लोड को विथस्टैंड करने के लिए मुझे रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी. सिर्फ कंक्रीट जो होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड लेने के लिए. कंक्रीट इज़ गुड इन टेकिंग ओनली कंप्रेसिव लोड एंड स्टील इज़ गुड इन टेकिंग टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ. सो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट सफिशिएंट नहीं होगा हम लोगों को रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा. तो रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा. और ये जो बीम की डिज़ाइन है तो हम जब अभी डिज़ाइन करेंगे RCC में बीम की तो हमें 3-4 तरह के बीम से मुझे डिज़ाइन सीखनी पड़ेगी. जैसे कि एक मुझे सबसे पहला जो होगा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम. इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे टाइप्स ऑफ बीम. लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बीम. टाइप्स ऑफ बीम. टाइप्स ऑफ बीम में मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट जो वो पढ़ना है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम. सिंगली reinforced beam. सिंगली reinforced beam कहने का मतलब क्या हुआ? सिंगली reinforced beam कहने का मतलब सपोज आई एम ड्राइंग दिस इज माई यू कैन से दिस इज अ वन बीम हियर एंड यू आर अप्लाइंग अ लोड हियर. यह एक बीम है, आपने लोड अप्लाई, suppose some load you are applying P load and you have provided a still in the tension zone. This is the, you can say, if I draw the still of other like this, it means that you have provided the still in tension zone only. इसका मतलब क्या हो गया? Suppose this is my cross section, this is my cross section of the beam and suppose I have provided 2 numbers. This I have provided 2 numbers. So here you will be able to see like this. This is the cross section of the beam. Cross section of beam. और मुझे बता दिया गया है एक चीज कि जब भी एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे, सपोज दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, तो बीम को हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रॉम द CG. सो दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस. यू कैन से NA, यू कैन से दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस. बीम के क्रॉस सेक्शन को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. वन इन द कंप्रेशन जोन, अदर इन द टेंशन जोन. सो राइट डाउन दिस इज द कंप्रेशन जोन. माय दिस वन इज
compression zone and this is my tension zone. अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, सपोज दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस, हियर दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, यू कैन से दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. सिंगली इनफोर्स बीम कहने का मतलब क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग द रिइंफोर्समेंट इन द टेंशन जोन ऑफ बीम ओनली. सिंगली, इसका मतलब है कि ये सिंगली इनफोर्स्ड है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिइंफोर्समेंट इसी जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इन दिस जोन. तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले जोन को हम लोग बोल रहे हैं कंप्रेशन जोन, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले जोन को हम लोग बोल रहे हैं टेंशन जोन. तो मुझे पता है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव लोड लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट माई स्टील इज गुड इन टेकिंग टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन लोड. सो अगर मुझे टेंशन की कैपेसिटी बढ़ानी है बीम की, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो स्टील होगी, दिस इज दैट स्टील दैट वी आर प्रोवाइडिंग, और इसको मुझे क्या करना है कि दिस इज द मेन स्टील और लॉन्जिट्यूडिनल स्टील. व्हाट दिस स्टील इज कॉल्ड, दिस इज द मेन स्टील और लॉन्जिट्यूडिनल स्टील इसे बोलते हैं. ये जो हम लोगों ने मेन रिइंफोर्समेंट डाला है उसे हम लोग मेन स्टील या लॉन्जिट्यूडिनल स्टील बोलते हैं. मेरे पास एक मॉडल है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिंगली के केस में और डबली के केस में. तो सिंगली के केस में पहले देखेंगे हम लोग. आई हैव वन मॉडल टू क्लियर योर आइडिया. सो दिस इज माई मॉडल. सो एक बीम है, दिस इज अ बीम, यू कैन सी दिस इज अ बीम एंड दिस इज द, यू कैन से लेंथ ऑफ द बीम, and you can say कि this is the width of the beam, this is the width of the beam and this is the overall depth of the beam, and the red line, this hash line, red one is the neutral axis of the beam. It means that कि आपकी CG है, you can say this is the CG of the cross section, इस बीम की CG है. और ये जोन को मैं बोल रहा हूँ कि from here to here this is my compressive zone and from here to here this is my tension zone. तो जब सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की मैं बात करूंगा, ये पूरी कंक्रीट से भरी होगी. दिस बीम विल बी मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील. स्टील इन द टेंशन जोन, दिस इज द स्टील, ये आपके अंदर रहेगी और मेंटेनिंग द कवर, और ये आपकी कंप्रेसिव, ये फुल आपकी कंक्रीट और स्टील की बनी होगी. आप ये जो है, दिस इज द रिइंफोर्समेंट, दिस इज द मेन स्टील एंड दिस इज द मेन स्टील. मैं दो बनाया हूँ that I have drawn here. So this is the cross section, you can say. So this is the cross section and this is the two steel. I am showing the cross section area of the steel. स्टील की क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहाँ पर शो किया हूँ. ये सब चीज़ें बहुत ही काम आएगी आपकी एनालिसिस में, इसलिए एकदम ध्यान से देखो. तो ये सिंगली इनफोर्स्ड बीम है. कहने का मतलब क्या है, जब हम लोगों ने डिजाइन स्टार्ट किया तो सिंगली इनफोर्स्ड बीम छोटे छोटे कम लोड्स के लिए ये कैपेबल थे. लेकिन जब हमारी कैपेसिटी की बीम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मैं बताऊंगा, वो अगले चैप्टर की बात है. रिइंफोर्समेंट आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी डालना पड़ेगा. तो वो क्या बीम हो जाएगी, वो डबली हो जाएगी. ठीक है, तो मैं यही चीज़ को यहाँ ड्रॉ करूँ, जस्ट राइट डाउन दिस वन. सो दिस इज द स्कीमेटिक, यू कैन से दिस इज अ मॉडल. यही आप साइड में काम करोगे और यही देखोगे कि दिस इज द, यू कैन से ओवरऑल डेप्थ. और आपको देखनी है कि ये आपको कवर, दिस इज द कवर, effective cover from here to the CG of the reinforcement, you can say this is the, from here to this CG line, you can say is the effective cover of the beam, and from this distance to this distance is called effective depth. From the top fiber, distance from the top fiber to the CG of the reinforcement is called the effective depth of the beam. But आपकी अगर डेप्थ यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ूँ, overall depth, so this is the overall depth, capital D, and you know that this is the, you can say width of the beam. So this is the model for the beam. तो हम लोग सिंगली इनफोर्स्ड बीम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिइंफोर्समेंट एक ही साइड प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी को हम लोग आज डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे. और सिंगली के बाद क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप का अगर बीम आता है तो क्या होता है हमारे पास,
टाइप्स ऑफ बीम अगर बात करें तो हमारे पास आता है डबली इन्फोर्स्ड बीम, सेकेंड वन इज माई डबली, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ बीम इज डबली इन्फोर्स्ड। डबली इन्फोर्स्ड बीम का मतलब क्या हो गया कि सपोज आई एम ड्राइंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, so this is the B and this is the neutral axis। डबली इन्फोर्स करने का मतलब है कि आप रिइंफोर्समेंट यहाँ भी डाल रहे हो, कंप्रेसिव जोन में तो डालोगे, सॉरी टेंशन जोन में, इसके अलावे आप कहाँ पे डाल रहे हो, कंप्रेसिव जोन में भी डाल रहे हो। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, बिकॉज मुझे डबली का भी यूज करना पड़ेगा, जब मेरा सिंगली सफिशिएंट नहीं होगा मुझे डबली बीम का डिजाइन करना पड़ेगा और डबली बीम मुझे साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट आपकी इस जोन में भी रहेगी और इस जोन में भी रहेगी, तो दिस इज कॉल्ड डबली इन्फोर्स्ड बीम। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और जहां पर हमारा यू कैन से अल्टरनेट स्ट्रेसेस, यहाँ पर भी टेंशन का अगर लोड आ सकता है, यहाँ पर तो आ सकता है, अगर दोनों जगह टेंशन का लोड आ सकता है, उस केस में हम लोग डबली इन्फोर्स्ड बीम का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें डेप्थ का रिस्ट्रिक्शन हो, डेप्थ हमारे पास कम ही सेक्शन का बीम डिजाइन करनी हो और कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, उस केस में हम लोग डबली इन्फोर्स्ड बीम का डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है डबली इन्फोर्स्ड का मतलब कि रिइंफोर्समेंट इन द बोथ द जोन्स। बस आप यही दिमाग में रखो कि टेंशन जोन में भी और टेंशन जोन में भी और कंप्रेसिव जोन, दोनों जोन में हमारा स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आती है थर्ड टाइप जो बीम है हमारी, वो दैट इज द टी बीम। That is T beam. How it will look like? The third one is the T beam. Third one you can say is the T beam. T beam कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास एक बीम आप बना रहे हो, दिस इज अ बीम, और यहां आपकी सपोर्ट है, यहां आपकी सपोर्ट है, एंड हियर यू हैव गॉट द सपोर्ट। आपकी ये बीम है, आपने क्या किया, 3 सपोर्ट लगा दिया है, दिस इज द सपोर्ट्स, ऑल 3 सपोर्ट्स। अब क्या होती है कि अगर आप बीम, दिस बीम, और इसके ऊपर हमारा क्या रूफ है, सपोज यू कैन से, और यू कैन से हियर ऑल्सो, सो योर इट विल लुक लाइक दिस। इसकी जो सेक्शन होगी वो इस तरह की होगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं तो ये जो बीम है हमारी, दिस इज द सेक्शन, दिस इज द टी बीम, यू कैन से, सॉरी दिस इज माय बीम नॉट सपोर्ट, दिस इज माय यू कैन से दिस इज माय बीम, दिस इज माय बीम, एंड यू कैन से हियर इज माय सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट, हियर इज माय सपोर्ट, एंड हियर इज माई सपोर्ट। इस तरह की अगर कंडीशन हो, मतलब आपकी जो बीम है और ये आपकी स्लैब है, सॉरी दिस इज द स्लैब, दिस इज द स्लैब एंड दिस इज द बीम, और ये आपकी सपोर्ट है। अगर आप बीम और स्लैब की कास्टिंग कभी भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाओगे, वहां पर बीम और स्लैब तो रहेगी। तो जब आपकी बीम, ये आपकी बीम है और आपकी स्लैब की कास्टिंग मोनोलिथिक होगी, मोनोलिथिक करने का मतलब है कि साथ ही साथ आप कास्ट करोगे, अलग अलग नहीं। बीम की कास्टिंग और स्लैब की कास्टिंग अगर आप एक साथ करते हो तो आपकी बीम जो है वो टी बीम की तरह काम करेगी और एल बीम की तरह काम करेगी। तो ये जो पोर्शन होगा एंड सपोर्ट पे जो पोर्शन होगा और इस सपोर्ट पे, दिस विल एक्ट लाइक अ एल बीम, दिस विल एक्ट लाइक अ एल बीम। ये कैसा दिखाई देगा, ये जो पूरा पोर्शन है यहां से लेकर के जस्ट लेटर एल की तरह है, इसलिए ये और ये आपका क्या होता है, एल बीम होता है। और ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, दिस इज योर टी बीम, यही आपके टी बीम है, एंड इट लुक लाइक अ लेटर टी ऑफ द अल्फाबेट। ये टी की तरह दिखाई देता है और ये आपका एल की तरह दिखाई देता है। अब अगर कंपेयर करोगे एक डबली रिइंफोर्स्ड बीम का, अगर आप एक पहले इसको कास्ट कर लिया आपने साइड में, उसके बाद अगर इसको कास्ट करते हो और कंपैरिजन करते हो स्ट्रेंथ का,
तो आपकी जो ये टी जो मोनोलिथिक जब एक ही साथ कास्ट करोगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो अगर कभी भी साइड में आपको मौका मिलता है कि टॉप जो हमारी बीम है, यू कैन से स्लैब बीम, छत के नीचे की जो बीम है उसे स्लैब बीम कहते हैं, तो वो स्लैब बीम और स्लैब की कास्टिंग ट्राई करो कि एक ही साथ आप कास्टिंग करो। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है, उसी मटेरियल में आपको इन्हांस्ड कैपेसिटी कैरी करने का मेंबर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसीलिए साइड में ट्राई करना है कि मोनोलिथिक कास्ट करने का ट्राई करना है अगर इस तरह का सिचुएशन रहे। और नॉर्मली जो आपकी टॉप होती है, टॉप बीम होती है हमारे एक बिल्डिंग की, और जो स्लैब जब बनाते हैं छत के पहले वाली जो बीम है उसको आप इस तरह कास्ट कर सकते हो। तो दीज ऑल आर 4 टाइप्स ऑफ बीम्स जो मुझे अभी लेक्चर बाय लेक्चर मुझे देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि सिंगली रिइंफोर्स्ड, कि भाई मेरी रिइंफोर्समेंट जो है सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में है, तो अभी मुझे इसे भूल जानी है। मुझे सिर्फ अभी ध्यान रखना है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड का डिजाइन कैसे सीखना है और कैसे कैसे एनालिसिस करना है। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं दिस ऑल अबाउट द। अब जब डिजाइन की बात आती है तो डिजाइन जब हम भी करते हैं तो मुझे एक अजम्पशंस फॉलो करनी पड़ती है। आईएस कोड ने मुझे 7 अजम्पशंस दे रखे हैं कि भाई इस अजम्पशंस को फॉलो करके ही आप डिजाइन कर सकते हो, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या अजम्पशंस दिए हुए हैं, तो पहला अजम्पशन जो हम लोग सब जानते हैं, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो राइट ऑन द फर्स्ट अजम्पशन, सो गिव हेडिंग assumptions of your third one is the you can write, and this is the L beam, this is the T beam, this is the just write down, this is the T beam and this is the L beam, this portion is the L beam end होगी तो लेटर L की तरह होगी, so I'll write down this one. Now I want to erase this. Now write about the assumptions. What are the assumptions that you have to study? Assumptions for design of beam. For design of beam. बीम डिजाइन करने के लिए क्या क्या assumptions होंगे? तो now first assumption is plane section remain plane before and after bending, before and after bending. इसका मतलब क्या है? सभी को याद रहता है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर आफ्टर बेंडिंग, बट मतलब किसी को पता नहीं होता है आखिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. इट इंप्लाइज दैट द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज linear, variation of stress is triangular, variation of stress is as zero at the neutral axis and maximum at the top and bottom fiber. So what I can say is that अगर मैं एक बीम कंसिडर करता हूँ पहले, just suppose this is a beam, this is a, you can say आपने बीम बना दिया, this is a beam जिसकी सपोर्ट लगी हुई है यहाँ पर, आपने यहाँ पर लोड लगा दिया. जब आप लोड लगाओगे ये बीम की टेंडेंसी क्या होगी, ये बेंड करेगी. कैसा बेंड करेगी ये, दिस बीम इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, ये ऐसा बेंड करेगा. इट शुड बी यूनिफॉर्म, सो नॉट टू गेट कंफ्यूज. ये इस तरह का बेंड करेगा. जब आप लोड लगाओगे आपकी बीम क्या होगी, सपोज ऐसा बेंड कर रही है. तो अभी क्या है कि हियर इज माय न्यूट्रल एक्सिस, सपोज दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस, हियर विल बी माय न्यूट्रल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द बीम. और मैं क्या देखता हूं कि यहां पर जो वेरिएशन होगी, हियर द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लाइक दिस,
triangular. You can say, if you want to see here, if you make like this here also, कहने का मतलब है, it implies that variation of strain is linear or triangular. Strain is 0 at the neutral axis and maximum at the top and bottom fiber. इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो मेरी स्ट्रेन होगी, जब आप लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा, पता है मुझे, स्ट्रेन होगा, एलोंगेशन होगा हमारे बीम में। जब एलोंगेशन होगी बीम की, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा सीजी पे, यहाँ पर हमारा स्ट्रेन 0 होगा और मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे होगा हमारा? मैक्सिमम स्ट्रेन आप देख सकते हो कि ये हमारा टॉप फाइबर पे हो रहा है और हमारा बॉटम फाइबर पे हो रहा है। एंड द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर एंड ट्रायंगुलर, द शेप विल बी ट्रायंगुलर। सो ये जो स्टेटमेंट है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेन की वेरिएशन है वो कैसी है? ट्रायंगुलर है। एकदम दिमाग में बिठा लो, स्ट्रेन की फिर जो डायग्राम बनेगी वो ट्रायंगुलर बनेगी। द डायग्राम फॉर द स्ट्रेन विल बी ट्रायंगुलर। और ये एनालिसिस में बहुत कम आने वाला है। तो पहला का हमारा मतलब यही है। और नाउ कम टू द सेकंड assumption. What is my second assumption? What is my second assumption? Can you tell me? Second assumption is the steel and concrete is perfectly bonded. The steel and concrete is perfectly bonded. जब भी आप रेनफोर्समेंट किसी भी कंक्रीट के साथ प्रोवाइड किए हो, इसका मतलब क्या होगा? बहुत परफेक्ट बॉन्ड होगा। परफेक्ट बॉन्ड कहने का मतलब क्या होगा? कि जो स्ट्रेन की वेरिएशन होगी, strain in tensile strain will be equal in concrete, equal in steel. So write down what it tells is that tensile strain, it implies, इसका मतलब क्या हो गया? It implies tensile strain in concrete is equal to tensile strain in steel. कहने का मतलब क्या है? आप जब भी एक बीम की अगर बात करो, सपोज दिस इज अ बीम, this is my beam, here is the support and this is the load you are applying here, and you have provided a steel here. आप क्या किए हो? आपने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड कर दिया है। सॉरी, हाँ, you can say no, I can't say now because I am talking about singly reinforced, so I cannot provide in compression load. So suppose my reinforcement is here, I have provided this reinforcement. तो जब आप लोड लगाओगे, and this is made up of concrete, you can say this is concrete here,
This is concrete, 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 concrete. कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी. यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, एक L है हमारे पास. तो जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर क्या किया आपने, लोड अप्लाई कर रहे हो, और जब लोड अप्लाई करोगे तो देयर विल बी एलोंगेशन, कुछ ना कुछ आपकी एलोंगेशन होगी एक. और जब एलोंगेशन होगी, इसका कहने का मतलब है कि जितना एलोंगेट आपका स्टील करेगा उतना ही एलोंगेशन आपकी ये कंक्रीट करेगी. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परफेक्टली बॉन्डेड. जितना लेंथ में बढ़ोतरी आपका स्टील का होगा उतना ही लेंथ में बढ़ोतरी किसका होगा, कंक्रीट का होगा. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग. नाउ कम टू द थर्ड assumption. व्हाट इज माय थर्ड assumption? So you can write here what is that. Second assumption में आप ये भी देख सकते हो, strain in steel is equals to strain in concrete. This is my strain in steel. This is equals to strain in steel. Come to the third assumption. Come to the third assumption. All tensile stresses are taken by steel and compressive stresses by concrete. No tension will be taken by concrete. Concrete below the neutral axis is neglected and supposed it has cracked. अब मैं बात करता हूँ थर्ड assumption की. All tensile stresses are taken by steel and compressive stresses by concrete. No tension will be taken by concrete. Concrete below the neutral axis is neglected and suppose it has cracked. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक बीम का मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, दिस इज द ड्रॉ सेक्शन ऑफ द बीम एंड हियर इज द रिइंफोर्समेंट. तो आपके पास कंक्रीट क्या है, दिस इज फुली कंक्रीट एरिया, दिस इज फुली कंक्रीट एंड हियर इज आल्सो कंक्रीट आल्सो. हियर यू हैव गॉट द कंक्रीट. लेकिन क्या मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पर कि जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की जो कंक्रीट है उसको मैं बोल रहा हूं कि इट हैज क्रैक्ड एंड इट विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन लोड. बिकॉज ऊपर से लोड अप्लाई करते हो तो ये टेंशन जो जोन है ऑटोमेटिकली ये टेंशन स्ट्रेस में जाएगी, और जब टेंशन में ये जाएगी तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ की जो स्टील है प्रैक्टिकली होगा ये कुछ ना कुछ टेंशन थोड़ा ना थोड़ा ये कंक्रीट लेगा. लेकिन आपको नहीं सोचना है, आपको अजम्पशन के हिसाब से सोचना है कि यहाँ की जो कंक्रीट है वो क्या होगी, नेग्लेक्ट करेंगे, वहाँ समझेंगे कि कंक्रीट है ही नहीं. पूरा का पूरा टेंशन कौन लेगा यहाँ पर, स्टील लेगा, बिकॉज कंक्रीट इज नॉट गुड इन टेकिंग टेंशन. और यहाँ की जो कंप्रेसिव है जो कंक्रीट, ये सिर्फ क्या लेगी, कंप्रेसिव फोर्स लेगी और कंप्रेसिव स्ट्रेस लेगी. सो दिस इज द थर्ड assumption. So write down. So this is cracked or neglected. This area is cracked or neglected. Come to the fourth assumption. What is fourth assumption? Fourth assumption is
strain of a steel and concrete, stress, strain, stress strain of a steel and concrete under working load is linear or straight line up to elastic limit, obeys Hooke's law. इसका मतलब क्या हुआ? If you draw the diagram, generalized diagram of a stress strain curve for a steel, suppose this is for a steel and this is a strain here, you can say this is a strain here and this is a stress. तो आप जनरलाइज डायग्राम कैसा मिलता है आपको स्टील के लिए? You will get a diagram like this, should be straight line like this. This is the, you can say, stress strain diagram. स्ट्रेस वर्सेस जो स्ट्रेन डायग्राम जनरलाइज जो होती है स्टील की, वो इस तरह की होती है, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? EC is equals to, sorry, ES is equals to, modulus of elasticity is equals to 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. तो अप टू इलास्टिक लिमिट आपकी सेम देखोगे कंक्रीट का. आई हैव द, so this is my, for this is concrete and here is the strain you can say and here is the stress you can say, and you can say this is a up to here straight line. सो आप देख सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट की, वो स्टील की आपकी जनरलाइज आप देख चुके हैं, हम लोग सारे जो छोटे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगर ड्रॉ करें, यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस. दिस इज द पॉइंट अप टू द इलास्टिक लिमिट. तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अंडर वर्किंग लोड आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा under working load up to elastic limit, obeys Hooke's law. This is right for steel and this is right for concrete. The diagram for the stress versus strain for the concrete is like this, straight line, then it is a parabolic. But आपकी under working load और elastic limit तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है आपका straight line रह रहा है under working load. तो this is my fourth assumptions. Now come to the fifth assumption. Fifth assumption क्या है हमारा? कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है? फिक्स्ड वैल्यू. एंड व्हाट इज द, यू कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कंक्रीट. वी नो दैट EC इक्वल्स टू, व्हाट इज कंक्रीट के लिए 5000 FCK, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. तो ये हमारी हो गई फोर्थ assumption. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. व्हाट इज द फिफ्थ assumption? Fifth assumption is the value of modulus of elasticity for steel and concrete is constant. Steel and concrete is constant. This is my fifth assumption. इसका मतलब क्या हो गया? और यहाँ का फिक्स्ड वैल्यू आपकी ES इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. आप इसको एकदम दिमाग में फीड कर लो. EC इक्वल्स टू 5000 रूट अंडर FCK, you will get in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. FCK, you know that there is a characteristic strength of concrete. It depends upon the grade of concrete. तो हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो फिक्स है, ये हमें अज्यूम करके चलना है. स्टील के लिए इतनी वैल्यू है और कंक्रीट के लिए इतनी वैल्यू. नाउ कम टू द सिक्स्थ assumption. व्हाट इज माय सिक्स्थ assumption?
the value of modular ratio m is equals to 280 by 3 sigma CBC, where sigma CBC equals to compressive stress in bending, compressive strength of concrete in bending. But this is a permissible compressive. You can write here, this is a permissible. तो हमारी ये 6th assumption है कि आपकी जो मॉड्यूलर रेशियो है m इक्वल्स टू 280 बाई 3 सिग्मा CBC, ये आपको दे दिया गया कोड में एक रेडीमेड कि भाई आप इस एक्सप्रेशन को आराम से यूज कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. m इक्वल्स टू 280 बाई 3 सिग्मा CBC एंड CBC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग. परमिसिबल कंप्रेसिव का मतलब क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से करोगे, यू विल गेट द परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा बेंडिंग में. तो इफ यू हैव सपोज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सपोज यू हैव M20, M25, M30, सबकी सिग्मा CBC की वैल्यू कोड में दी हुई, आप यहाँ पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. मॉड्यूलर रेशियो का बहुत यूज है. अभी मैं देखूंगा, अभी जब यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो. इसीलिए यहाँ पर आपको मॉड्यूलर रेशियो समझना बहुत जरूरी है. मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. ये आपकी मॉड्यूलर रेशियो होती है. तो अब आपकी 7th एंड लास्ट वन अजम्पशन क्या है? इनिशियल स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड कंक्रीट इज 0. स्टील और कंक्रीट में हमारी इनिशियल स्ट्रेस क्या होगी? 0 होगी. इट मीन्स दैट नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील. Now the 7th assumption is, what is my 7th assumption? No initial stresses will be there in steel and concrete. कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक सपोज बीम कॉलम कुछ भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बना रहे हो, आप कंक्रीट आप क्या करोगे? यू विल मिक्स एट साइट. और आप RMC अगर हो तो आप बहुत दूर से जहाँ पर बड़े बड़े बैचिंग प्लांट है वहाँ से बना करके भी ला सकते हो. कंक्रीट की बात होगी. स्टील की क्या है? आप जो फैक्ट्री में स्टील है आपको मिल रही है, उसी को कट करके आपको आइदर बीम हो या कॉलम आप वहाँ पर लगाओगे. नो इनिशियल स्ट्रेसेस करने का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री में आपकी है स्टील मिली है उसी को आपको वहाँ पर डालना है. जो कंक्रीट आप साइड में बना रहे हो आप उसमें उसी को पोर करोगे, कॉम्पैक्ट करोगे, वाइब्रेट करोगे, यू विल गेट अ डेंस कंक्रीट. ये चीज़ अभी इसलिए बता दिया गया, ये नॉर्मल RCC करोगे तो आपका ये फार्मूला फिट होता है कि कोई भी स्ट्रेसेस इंड्यूस आपका कंक्रीट में या स्टील में नहीं होगा. जो आपका नेचुरल चीज़ है उसी को वहाँ पर डालना है. लेकिन अगर एक रेलवे स्लीपर अगर आप बनाते हो तो आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट करनी पड़ेगी और वहाँ पर स्टील में स्ट्रेस पहले से इंड्यूस करना पड़ेगा. पहले क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस इंड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप रेलवे स्लीपर्स का कास्टिंग कर सकते हो और रेलवे स्लीपर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. वहाँ पर इनिशियल स्ट्रेस क्या रहेगा. बट फॉर नॉर्मल RCC स्ट्रक्चर्स आपको स्टील में कोई छेड़छाड़ नहीं करें. जैसे कि अगर आप रेलवे स्लीपर बनाते हो तो कैसे बनाओगे? सपोज रेलवे स्लीपर बना रहे हो, रेलवे स्लीपर अगर बनानी है तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मवर्क है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्लीपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मवर्क के अंदर हमारे रिइंफोर्समेंट रहेंगे ऐसे करके. दिस इज अ फॉर्मवर्क के अंदर हमारे क्या होगा? रिइंफोर्समेंट रहेंगे. और इस रिइंफोर्समेंट को जो मुझे टेंसाइल इंड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पर इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे खींच कर रखना पड़ेगा. ऐसा खींच करके रखना पड़ेगा
उसके बाद उस पर कंक्रीट पोर करना है, और जब कंक्रीट सेट हो जाए आफ्टर 28 डेज, इन दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग स्टील तो डाल रहे हैं, जहाँ पर स्टील हमारे जो यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ केबल, वेरी लेस डाया ऑफ केबल, यू कैन से 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, इस तरह की यहाँ पर स्टील डालनी पड़ती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, एक स्ट्रेटनिंग ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट पोर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इनिशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं। बट अगर कहीं भी आप नॉर्मल कंक्रीट करोगे, आपको इन सब चीज़ों करने की जरूरत नहीं है। जो आपको फैक्ट्री में मिली है स्टील, वही आपको यूज़ करना है टू मेक आइदर बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, फुटिंग हो, कुछ भी करने के लिए। तो इसीलिए हाँ, हम लोगों को वर्किंग स्ट्रेस में बता दिया कि नो इनिशियल स्ट्रेसेस विल बी देयर इन स्टील एंड कंक्रीट। जब आप उसको पोर करोगे, जब आप काम करोगे, उस समय किसी तरह का उसमें स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करना है। हम लोग रेलवे स्लीपर्स में ऐसा इसलिए इंड्यूस करते हैं क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ एक डायनेमिक लोड है, एक स्पीड से ट्रेन आती है जाती है। अगर हम नॉर्मल कंक्रीट वहाँ करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी क्रैक और फेलियर हो जाएगी, हमारी स्लीपर फेल कर जाएगी। इसीलिए स्लीपर बनाने के लिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट का हम लोग यूज़ करते हैं, और जिसके लिए हमें मिनिमम M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना पड़ता है। इट्स अ स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M40, M45, M50। और नॉर्मल घर बनाओगे तो M20, M25 इज एनफ। इसीलिए वहाँ पर हम लोग कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है। अब हम लोग बात करेंगे कि मॉडुलर रेशियो का बहुत बड़ा यूज़ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन करने में। तो वी विल सी द यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो। सो राइट डाउन यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो क्या है। दिस इज ऑल अबाउट योर अजम्पशन। आपने साथ का साथ अजम्पशन देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो क्या है। यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो M, इसकी क्या यूटिलिटी है हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वो देखना है मुझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ बीम। हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, हम लोग एक बीम कंसीडर करेंगे। जस्ट यू कैन मेक अ बीम हियर लाइक दिस, टू मेक अ बीम लाइक दिस। Here is a support, here is a support, you can say. आपने क्या किया, यहाँ पर लोड अप्लाई कर दिया है। Here you have applied the load, and you have provided the steel here in the tension zone. This is the steel that you have provided, you can say. And so, what you will get is like that. Your cross section will be like this. Suppose you have provided 2 numbers of steel. So your cross section will be like this. अभी जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, and your length of concrete, this is made up of concrete, you can say this is made up of concrete. आपकी क्या है, ये आपकी कंक्रीट है पूरा पूरी, ये कंक्रीट की बनी हुई है, दिस इज कंक्रीट। ये आपकी स्टील है, दिस इज माय स्टील, दिस इज द स्टील। रीइंफोर्समेंट जो हमें लगा के रखे हैं हम लोगों ने, और अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट इक्वल। लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंक्रीट। हमने क्या यहाँ पे कंसिडर किया है, एक बीम कंसिडर किया है जिसके ऊपर लोड लगी हुई है। कंक्रीट यहाँ पे हम लोगों ने रखा है, यहाँ पर हमारी स्टील है। अब जब आप लोड लगाओगे इसमें, तो हम लोगों ने अजम्पशन देखा है कि स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है। हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन फ्रॉम अजम्पशन and we know from assumption क्या हम लोग जानते हैं, suppose this is my P load is here। तो जब ये P load होगा, P load suppose from assumption strain in steel is equals to strain in concrete। ये हमारे पास है strain in concrete। जब परफेक्टली बॉन्डेड होगा तो यही होगा, हमने देखा है। यू कैन से ES is equals to epsilon C, and you can write this strain is basic formula PL by AE। this is the basic formula, this is equals to PL by AE, but here will be your
you can say PS, LS, this is AS and ES. For steel I am this side my steel, and this is PC, this is LC, AC, EC. And we can say that the total load P, यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ, P is equals to PS plus PC. आपकी जो टोटल लोड आएगी ऊपर से वो कौन लेगा? इट विल बी इक्वली शेयर्ड बाय योर स्टील एंड कंक्रीट. टोटल लोड अगर P मान लेता हूं मैं, फोर्स इन स्टील इतनी होगी, फोर्स इन कंक्रीट आपकी इतनी होगी. अजम्पशन से मुझे पता है कि स्ट्रेन ये होता है, बेसिक फॉर्मूला लगा दिया PL बाई AE का. आई हैव द फॉर्मूला स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. अगर आप देखेंगे हुक्स लॉ में आपको ये बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा, PL बाई AE. नाउ व्हाट वी कैन राइट इज दैट आपकी लेंथ ऑफ स्टील जो है और लेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल है, सो इट विल गेट कैंसल्ड हियर. सो व्हाट वी कैन राइट, PS बाई AS into EC equals to PC divided by AC by EC. अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, PS by AC we can write this is PC by AC. So force in steel by area of steel, force by area is your stress in steel, so you can write sigma ST divided by EC. This is equals to force in sigma C, you can say this is my sigma C and this is your EC. This we can write is that, and here will be your ES, sorry, E not ES, here will be ES, sorry, here ES, here will be ES. So sigma ST divided by sigma C is equals to ES by EC. So this is equals to M, modular ratio. M is modular ratio. So what we can write is that this is equals to, you can write sigma ST is equals to M sigma C. This is very very important, this one. कहने का मतलब क्या है, जब आपने लोड लगा दिया, लोड लगाने के बाद स्ट्रेन क्या हो गया आपकी, स्ट्रेन इक्वल है, इक्वल करने के बाद फोर्स कैरिड बाय स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील, फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट. अगर इन दोनों को सेपरेट कर लोगे यू विल गेट द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील. दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा ST स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा C स्ट्रेस इन कंक्रीट, and ES by EC इसको if you arrange it you will get an expression sigma ST sigma C equals to M. This is the basic and very important. इसका क्या मतलब है, what you can conclude from here is that, what you can conclude, the load carried by, you can write here, what you can conclude is that load carried by, आप लिख सकते हो इसको, load carried by, you can write load carried by steel is M times load carried by concrete. हमें मिला क्या एक्सप्रेशन, सिग्मा ST equals to M sigma C. You can say M equals to sigma ST by sigma C. मोडुलर रेशियो क्या है, जितनी स्ट्रेस लोड कैरिड बाय स्टील इन इज, लोड कैरिड बाय स्टील इज नॉट इन इज M टाइम्स लोड कैरिड बाय कंक्रीट. तो इस मोडुलर रेशियो के यूज करते हुए आप ये बोल सकते हो कि जितना आपकी स्टील की कैपेसिटी होगी और उसी एरिया का अगर मैं कंक्रीट लूँ, सेम एरिया ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ स्टील, सपोज कुछ एक अमाउंट का एरिया है, तो जो स्टील का एरिया है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी लोड लेने की,
उसकी कैपेसिटी होगी m टाइम्स, जितनी मॉडुलर रेशियो होगा उतना गुना स्टील लोड कंक्रीट से ज़्यादा ले सकता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडुलर रेशियो. सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गेट वन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया. क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पर? वी हैव P, टोटल लोड इज कैरिड बाय स्टील, कैरिड बाय कंक्रीट, हम लोगों ने देखा है. अभी दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्स पे क्या लिख सकते हो हम लोग? एरिया ऑफ स्टील इनटू सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू सिग्मा सी कर सकते हो हम लोग. जस्ट वी हैव मल्टीप्लाइड एरिया इनटू स्ट्रेस. दिस इज हियर इज एरिया इनटू स्ट्रेस, नथिंग, दिस इज अ बेसिक वन. एरिया इनटू स्ट्रेस, एरिया इनटू स्ट्रेस कर सकते हैं हम लोग. अभी यूजिंग इक्वेशन 1, सपोज माय दिस इज इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, using equation 1, this will be equals to what you can write in place of as, this is as into sigma st is what? M sigma c plus ac into sigma c. This is equals to sigma c m as plus ac. So this P, total P is equals to sigma c m as plus ac. And what this is called? This is called equivalent concrete area, equivalent area in terms of equivalent area in terms of concrete. तो हम लोग यहाँ से दो चीज़ मिल गया. एक क्या मिल गया कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जितनी स्टील की जो सेम एरिया ऑफ स्टील, सेम एरिया ऑफ कंक्रीट अगर रहेगा तो स्टील की लोड लेने की जो कैपेसिटी होगी वो m टाइम्स होगी कंक्रीट से. एक मुझे मिल गया यहाँ से. दूसरा चीज़ अगर मैं इस तरह से अगर अरेंज करूँ मैं, तो मुझे एक मिल गया सिग्मा c इज m as प्लस ac. And this term is called equivalent area in terms of concrete. तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गया क्या कि कंक्रीट एंड स्टील से मुझे कुछ अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसको मैं दिस इज अ कंपोजिट, और कंपोजिट को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं. दिस इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलर रेशियो. क्या है कि आप इसको नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिट सेक्शन can be converted to homogeneous section made up of single material. कंपोजिट सेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट करने का मतलब क्या है? सपोज दिस इज माय क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम एंड हियर इज द रिइंफोर्समेंट एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. तो जब भी बीम को हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारी दो मटेरियल यूज हो रही है. वन इज द कंक्रीट, अदर इज द स्टील. सो अगर एक से ज़्यादा मटेरियल होगा किसी भी मेंबर को बनाने के लिए तो दैट विल बी योर कंपोजिट सेक्शन, क्योंकि वहाँ पर होमोजेनियस नहीं है, एक ही नहीं है. तो जो होमोजेनियस नहीं है तो कंपोजिट को हम लोग होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि सिग्मा सी इज योर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, और यहाँ पर आपकी एरिया ऑफ कंक्रीट है, और अगर मैं एम एस कर दिया मतलब ये भी कंक्रीट ही हो गया. ये कहने का मतलब है क्या, दिस इज माय एम एस. तो अगर कंपोजिट सेक्शन जो दो मटेरियल से बने हुए सेक्शन को अगर एक मटेरियल में कन्वर्ट करना हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कंक्रीट कहीं से बना हुआ है. सपोज कि ये मैं मानूँ कि ये कंक्रीट कहीं से बना हुआ है. ये कैसे हो सकता है पॉसिबल?
ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमारी कंपोजिट सेक्शन है। लेकिन मुझे क्या करना है, एनालिसिस को सिंपल करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। मोडुलर रेशियो एक ऐसा चीज़ है जो इट एक्ट लाइक अ कन्वर्टर, जस्ट लाइक अ कन्वर्टर, कन्वर्ट कर देगा आपको। चाहोगे तो एरिया ऑफ स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर सकते हो, एरिया ऑफ कंक्रीट को आप स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रेस इन स्टील को स्ट्रेस इन कंक्रीट कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कंक्रीट की स्ट्रेस है स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी सबसे बिगेस्ट एप्लीकेशन है। तो इस तरह हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस होगा वो सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह यूज करके, इस तरह का अगर समझ करके समझें कि दिस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, जैसे कि अगर आप इसकी ये बनाओगे डायग्राम तो कैसा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म्ड इक्विवेलेंट एरिया कैसा होगा। जैसे मान के चलता हूं मैं कि आई हैव अ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है आपके पास क्या है, हियर इज न्यूट्रल एक्सिस एंड हियर इज व्हाट, हियर इज द रिइंफोर्समेंट, यू कैन से